स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी एक सीरीज का पूरा एमसीक्यू, पूरा बुक में जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सभी को एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले अगर आप इसको देख लीजिएगा तो एग्जाम में सभी क्वेश्चन, जितना भी क्षितिज से क्वेश्चन आएगा सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काव्यखंड, गद्यखंड, काव्यखंड का अलग वीडियो बना दिए हैं, ये गद्यखंड है यानी कहानी वाला है। ठीक है, कविता वाला अलग वीडियो बना दिया, और कृति का जो किताब है उसका अलग वीडियो बना दिए हैं, और ग्रामर का। तो 4 वीडियो देख कर चलिए जाइएगा, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। चारों वीडियो से ही आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, 2 बैलों की कथा, पहला चैप्टर है, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ ये कहानी है। तो इस कहानी का कुछ अंश दिया हो रहेगा इस तरह से पैसेज के रूप में, इस पैसेज को पढ़ करके और आंसर देना होगा। ठीक है, तो जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। हम भी कहते हैं गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद या सहिष्णुता से उसे यह पदवी दी गई है। तो इस तरह से कुछ पैसेज है, पढ़ते रहेंगे हम तो समय बर्बाद होगा, आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। इस पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो ये 2 बैलों की कथा से है। परले दर्जे का बेवकूफ़ का आशय क्या है? तो बिल्कुल मूर्ख। प्रस्तुत गद्यांश में किसके सीधेपन के बारे में बताया गया है? तो गधे के सीधेपन के बारे में बताया गया है। किस जानवर को सभी क्रोध करते ना देखा और ना सुना? गधे को ना क्रोध करते देखा ना सुना है कभी। निरापद कौन सा उपसर्ग है? तो नीर। निरापद में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर है इसमें, है ना। अगला फिर से एक छोटा सा पैसेज इसी चैप्टर से, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों के में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। तो इस तरह से एक पैसेज है, इससे क्वेश्चन में आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 बैलों की कथा से लिया गया है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो बैलों को कहा गया है। किसको गधा कहा जाता है? मूर्खों को कहा जाता है। अगला, लेखक के अनुसार बैल का स्थान कहाँ है? तो गधे से नीचे है। बछिया के ताऊ किसे कहा गया है? तो बछिया के ताऊ बैलों को कहा गया है। ठीक है, फिर से एक पैसेज है, या तो ये पैसेज रह सकता है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। इस तरह से पैसेज है, पैसेज पूरा पढ़िएगा, पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो 2 बैलों की कथा से है। दोनों बैलों का नाम क्या था? तो हीरा और मोती। बैल किस जाति के थे? तो बैल पछाई जाति के थे। दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? तो मुख भाषा में। साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था? तो भाईचारा हो गया था। ठीक है, फिर से ये पैसेज एक देख लीजिए इसी चैप्टर से। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। तो इस तरह से उसी पैसेज है। पैसेज वाला क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा, कहेंगे लिखा हुआ रहता है जवाब उसी में। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से है? तो 2 बैलों की कथा से है। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते? तो मुख भाषा में। कौन एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए? तो दोनों बैलों ने कनखी देख कर लेट गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी किसे बेगाने से लग रहे थे? तो हीरा और मोती को। हीरा और मोती मजबूत पगहे को तोड़कर किस तरफ भागे? तो घर की तरफ, अपना जो पुराना घर था। फिर से ये एक पैसेज इस चैप्टर से इस तरह का पैसेज पूछ सकता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा घास फूस लाया गया, है ना। इस तरह से पैसेज पढ़ लीजिए। उसके बाद इससे क्वेश्चन में आते हैं। छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? तो रोटियां खिला जाती थी। लड़की के पिता का क्या नाम था? तो भैरव। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो उसे मारती थी। दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। अगला, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन? तो प्रेमचंद है। अब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। पैसेज वो सब रहा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से रहे तो इस तरह क्वेश्चन रह सकता है। 2 बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम प्रेमचंद है। 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है? हीरा मोती। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो झूरी। 2 बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो ये कहानी है। अगला क्वेश्चन, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? तो बैलों को कहा गया। किसको गधा कहा जाता है? तो मूर्खों को। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती का व्यवहार से दुखी था। तीसरा ऑप्शन होगा। दढ़ियल व्यक्ति कौन था? तो बैलों को खरीदने वाला था दढ़ियल व्यक्ति। प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है? तो गधा को कहा है। दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ पड़ा? तो छोटे बच्चे का प्रेम उमड़ पड़ा। दोनों बैल अपने नए स्थान पर किस समय पहुँचे? तो संध्या, शाम के समय पहुँचे। दोनों बैलों
कि एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई तो सांड से भिड़ंत हो गई। बैल लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है तो हीरा का है। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँचे तो झूरी के घर पहुँचे। दूसरे के खेतों में उधम मचाने वाले पशुओं को पकड़कर कहाँ रखा जाता था तो कांजी हाउस में रखा जाता था। अगला, दोनों बैलों के बीच कैसा संबंध है तो प्रेम, मधुर प्रेम का संबंध है। अपने मालिक के यहाँ बैल रात को कहाँ से बांधे जाते थे, कहाँ पर बांधे जाते थे तो चरनी पर। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। यह पंक्ति किस पाठ का है तो दो बैलों की कथा का है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ का है तो दो बैलों की कथा। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है दो बैलों की कथा से है। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यान द्वारा लिखा हुआ यह कहानी, तो इससे भी पैसेज रह सकता है। पैसे छोड़ते हैं क्योंकि पैसेज में आंसर दिया हुआ है, पैसे से आप आंसर दे ही लीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट चैप्टर का। लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है तो राहुल सांकृत्यान है। लहासा की ओर पाठ के लेखक का क्या कहकर भीख मांगते थे तो कूची कूची दया दया एक पैसा कहकर भीख मांगते थे। राहुल सांकृत्यान का मूल नाम था केदार पांडे, उसका ओरिजिनल नाम था। लड़कोर जाने के लिए करीब कितनी हजार फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती थी तो 17 से 18 है ना, 17-18। राहुल सत्यकांतरी किस का शास्त्र रचा है तो घुमक्कड़ी का। लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था तो बौद्ध भिक्षु था। राहुल सांकृत्यान ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी तो भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। शेकर विहार की खेती के भिक्षु का क्या नाम था तो नमसे। सुमति किस जाति का था तो मंगोल जाति का था। कुची कुची का क्या अर्थ है तो दया दया है ना। कहा डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है तो डांडे। लेखक को सुमति ने चोर डकैत से बचने का कौन सा रास्ता बताया तो भीख मांगने का रास्ता बताया। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं तो खोटी कहते हैं, खोटी तिब्बती लोग। तिब्बत की औरतें चाय किस में कूटती थी तो चौड़ी में कूटती थी। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया तो 1.5 मील चल गया। शेकर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी तो 103 गो हस्तलिखित पोथियाँ थी। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया तो लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था तो लहासा की ओर पाठ से बताना है तो सुमति था दूसरा व्यक्ति। तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखा हुआ। इस चैप्टर से क्वेश्चन में आते हैं कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है तो उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है तो अनुकरण की संस्कृति है। अगला है विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है तो यह पंक्ति उपभोक्ता की संस्कृति से लिया गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से। उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ की है तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से। उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है, यह किसने कहा तो महात्मा गांधी ने कहा था। उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ से तो ये उपभोक्ता की संस्कृति से लिया गया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसकी गिरफ्त में आ रहे समाज के वास्तविकता के प्रस्तुत किया तो बाजार की गिरफ्त में जो आ रहा है ज़माना उसका वास्तविकता उसकी हकीकत को दिखाया है। उपभोक्तावादी की संस्कृति में विज्ञापन किस तरह का काम करते हैं तो सेना का काम करते हैं विज्ञापन, है ना। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसके संस्कृति है तो अनुकरण की संस्कृति है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा कैसी जीवन शैली अपनाई जा रही है तो प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार का पाठ है तो निबंध है ये। अगला है आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, यह पंक्ति किस पाठ से है उपभोक्तावाद की संस्कृति से है, ठीक है। अगला में जैसे जैसे दिखावे कि यह संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, यह किस पाठ से है उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद की संस्कृति है तो इसमें संस्कृति ऑप्शन ना देकर दर्शन दे दिया है, ठीक है। अगला कुछ चैप्टर सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है। इसमें क्वेश्चन में आते हैं सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन तो जाबिर हुसैन है। सांवले सपनों की याद किस प्रकार का पाठ है तो डायरी शैली में स्मरण संस्मरण मतलब डायरी द्वारा लिखा हुआ ये किताब।
पाठ। बर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो सालिम अली को कहा गया बर्ड वाचर। जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है? तो पक्षी को। जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बनी रहेगी? तो सालिम अली। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? तो फॉल ऑफ ए स्पाइरो नाम रखा था। सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है? तो सलीम अली का वर्णन हुआ, सालिम अली का। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो सांवले सपनों की याद से लिया गया है। जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1945 में बिहार में हुआ था। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो गौरैया ने, है ना, गौरैया। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो हमीना नाम था सालिम अली की पत्नी का। सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो कैंसर से हुई थी। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? फ्रीडा था। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? सांवले सपनों की याद से लिया गया है। सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा, एक सेकेंड, रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? तो साइलेंट वैली को। सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? तो चौधरी चरण सिंह से मिले थे। फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है? तो गौरैया जानती है। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक का चित्र प्रस्तुत किया है? तो सालिम अली का चित्र प्रस्तुत किया है। फिर से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी द्वारा लिखा हुआ ये कहानी। इससे क्वेश्चन में आते हैं। तो इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ का। नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट गया? तो भीठूर का राजमहल लूट गया। किस ईस्वी के विद्रोह नेता धुंधुपंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ है? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, उसका जिक्र किया गया है इसमें। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो देवी मैना नाम था। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? तो भस्म कर दिया गया। देवी मैना किसकी पुत्री थी? तो धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री थी। अगला चैप्टर है सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? तो मैना के महल को। किस ब्रिटिश ने देवी मैना का दया भाव दिखाई? तो सर टॉमस हे ने, है, देवी मैना पर दया भाव दिखाया था। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया पाठ में किस ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम पर संबंधित कथा है? तो 1857 का है। नाना साहब का नाम क्या था? तो धुंधुपंत। अगला प्रेमचंद के फटे जूते, छठा चैप्टर, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ। इससे क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति आदि बुराइयों के लिए। इनमें से हास्य व्यंग प्रेमचंद के फटे जूते की रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। प्रेमचंद का एक क्या लेखक को मिला है? प्रेमचंद का एक क्या लेखक को मिला है? तो एक फोटो मिला है लेखक को। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो प्रेमचंद के फटे जूते का। प्रेमचंद के फटे जूते किस प्रकार का पाठ है? तो व्यंग्यात्मक निबंध है। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमचंद की गोदान है, पूछ की रात है, ईदगाह है, चिड़िया का बच्ची जो है, ये प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो प्रेमचंद के फटे जूते का। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो पूछ की रात, ये प्रेमचंद की रचना है। कौन फोटो के महत्व को नहीं समझते थे? प्रेमचंद। अगला हरिशंकर परसाई लिखित पाठ का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के फटे जूते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो प्रेमचंद के फटे जूते। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो प्रेमचंद के फटे जूते से। जिनकी देखे दुख उपजात है, तिनको करबो परे सलाम, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो प्रेमचंद के फटे जूते। निम्नांकित कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, सही होगा इसका आंसर। अगला, मेरे बचपन का दिन, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ ये कहानी। इससे क्वेश्चन में आते हैं, पैसे से सब हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। मेरे बचपन का दिन किस प्रकार का पाठ है? तो यह संस्मरण पाठ है, संस्मरण।
महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा का क्या नाम था? महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा का क्या बनाना चाहते थे ना, दादा क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी। शायद यह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो मेरे बचपन के दिन का है। महादेवी वर्मा जब क्राथवेट गर्ल कॉलेज पढ़ने गई तब वहाँ छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो सुभद्रा कुमारी। महादेवी वर्मा के भाई का क्या नाम था? मनमोहन वर्मा था। महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो माँ से मिली। महादेवी वर्मा को उनके माता ने पहल कौन सा ग्रंथ पढ़ना सिखाया? तो पंचतंत्र सिखाया। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने का पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? चांदी का कटोरा मिला कहानी सुनाने के लिए, कविता सुनाने के लिए। अतीत के चलचित्र किनके गद्य रचना है? तो महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा की भाषा शैली कैसी है? तो सरल और चित्रात्मक शैली है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुए। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो मेरे बचपन के दिन। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो मेरे बचपन के दिन का है। भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो मेरे बचपन के दिन से है। महादेवी वर्मा के पंचतंत्र पढ़ाना किसने सिखाया? तो माता ने, उसके माँ ने, है ना। एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ ये कहानी। इससे क्वेश्चन में आते हैं, कुत्ते के प्राणपण आत्मनिवेदन को गुरुदेव ने किस रूप में लिया? तो आध्यात्मिक महिमा के रूप में। एक कुत्ता और एक मैना पाठ में सभी जीवों से क्या करने की प्रेरणा देता है? तो प्रेम करने का प्रेरणा देता है। मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो एक कुत्ता और एक मैना का है। एक कुत्ता और एक मैना पाठ में गुरुदेव किन्हें कहा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव किसे छोड़ना चाहते थे? शांति निकेतन को छोड़ना चाहते थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? तो श्री निकेतन चले गए। अगला, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रही थी? तो शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर किस अवस्था में है? तो वृद्धावस्था में, बूढ़ी अवस्था में। एक कुत्ता और एक मैना किस प्रकार का पाठ है? तो ये निबंध है। कि किनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? यह पंक्ति किस पाठ का है? तो एक कुत्ते और एक मैना का। कितने करुणा है उसका गायब हो जाना, यह पंक्ति भी एक कुत्ते और एक मैना से है। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्षितिज का जो भी कहानी गद्य खंड था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो काम का लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।